एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज़। आपका फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पीस प्लान लाया गया है। आखिर ये जो प्लान है ये कितना कारगर साबित होगा और क्या इससे रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाला जो युद्ध है वो थमेगा, और इसी के साथ साथ में G20 समिट में भागीदारी करने के लिए पहुंचे नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका। और इसी के साथ न्यूयॉर्क के जो नए मेयर हैं उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से क्या न्यूयॉर्क के हालात बदलेंगे। इन्हीं तमाम बातें के हमारे साथ खास सामान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिवा। मेजर जनरल के सिवा आपको बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू साहब। मेजर जनरल के सिवा आपसे मेरा पहला सवाल है कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर वॉर के बीच में कहीं ना कहीं मध्यस्थता करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीस प्लान लाया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा और इससे क्या रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाला जो युद्ध है वो रुक जाएगा। देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी जयदेव साहब कि 4 साल होने वाले हैं, ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले, और ये लड़ाई का जो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं तो ये लड़ाई रुकानी है। और जो ये 28 पीस प्लान जो अमेरिका ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में, मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी स्कोप है, ये लड़ाई बंद हो सकती है। क्योंकि मेन इशू है इसमें कि भाई यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और एक प्रकार से ये अंडरटेकिंग दी जाएगी। दूसरा ये है कि जो इलाका अमेरिका जो रूस ने जीत लिया है, स्पेशली डोनबास का इलाका जिसके अंदर डोनेट्स्क लुहांस्क है, वो इलाका जो अब रूस का बन जाएगा। और जापोरिजिया और खारासोन में जहां पर भी आबी ट्रुप्स है वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आने वाले टाइम में यूक्रेन जो है उसकी जो फौज है करीब 8.5 लाख, वो घटा के 6 लाख के करीब हो जाएगी। और ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी नेटो आर्टिकल 5 की तरह दी जाएगी। ये इसके मेन पॉइंट हैं। और जो क्रिमिया है वो भी एक रिकग्नाइज किया जाएगा जो 2014 में लिया था रूस का हिस्सा। अब ये दोनों तरफ की बातें हैं कि अब यूक्रेन की तरफ से शायद ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर एक प्रकार से दबा है कि उसके जो इलाका जीता है वो वापस नहीं मिलेगा, तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज है। इसी प्रकार यूरोप भी कर रहा है। मगर सच्चाई ये है कि क्या यूक्रेन के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो दोबारा जो इलाका इसने घुमा दिया है 18 से 20% डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन, वो वापस रूस से जीत लेगा? वो तुम लगता नहीं। वो तो हर रोज धीरे धीरे और इलाका घुमा रहा है। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। और ये कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है आज से 2-3 साल पहले भी यही बात थी, मगर उस समय यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री नहीं मानी। मुझे लगता है कि इस 28 पीस प्लान में थोड़ा बहुत बदलाव करके इसको मानना चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है कि ये लड़ाई बंद हो सकती है। जयदेव साहब, मैं जनरल के सिवा साहब अगर हम बात करते हैं तो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ऐसे में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का क्या प्रभाव होगा। देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री अभी पहुंचे हैं G20 की सम्मेलन को अटेंड करने के लिए जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने प्रिलिमिनरीज अपनी एड्रेस किया है। उसने जो 3-4 पॉइंट एड्रेस किए हैं, एक तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ जो होनी चाहिए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होनी चाहिए। एक नेक्रो टेररिज्म के लिए बात की उन्होंने कि टेररिज्म की जो फंडिंग है वो ड्रग्स के थ्रू होती है, उसको फाइनेंस को चोक करना चाहिए, उसकी सप्लाई चेन को बंद करना चाहिए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल साउथ को लेके चलना चाहिए, क्योंकि भारत एक ग्लोबल साउथ की आवाज है। और भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में लेके आया था। और कहीं ना कहीं भारत कह रहा है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, उसकी बात करता है। तो लीडर का जो कि एक सुपर पावर मानी जाती है। मगर मुझे लगता नहीं कि इसका कोई इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उस पर पड़ने वाला है। ये एक G20 का इकोनॉमिक समिट था। हाँ, ये अगर
प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इसके अंदर आते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि अगली प्रेसिडेंसी यूएस के पास है। मगर फिर भी मुझे लगता नहीं कि इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है रशिया यूक्रेन वार में। मगर भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से जो पक्ष रखा है कि भाई ग्लोबल साउथ को भी लेके साथ चलो, और नेक्रो टेररिज्म को तभी बंद कर सकते हो जब इसके फाइनेंसिस के ड्रग्स को छोड़ दे। जी, मैं जान लेकिन इसके बाद आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की न्यूयॉर्क के नए मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी से। ऐसे में इसका न्यूयॉर्क के जो हालात हैं उस पर कितना असर होगा? देखो, एक चीज बात करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद बहुत अलग होना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं अभी, वो मंदानी अब इसके मेयर हैं। और न्यूयॉर्क एक सबसे इम्पोर्टेंट शहर है अमेरिका का, उसका 80 लाख पॉपुलेशन है, उसका बजट बहुत बड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि न्यूयॉर्क एक अच्छी और मॉडर्न सिटी बने, तो इसलिए जरूरी है कि मदानी और डोनाल्ड ट्रंप का आपस में तालमेल हो, और ये एक मुझे लगता है स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। ये एक अच्छे लीडरशिप का मुजाहरा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मेयर बने हुए हैं न्यूयॉर्क के अभी, मदानी साहब, उसको अपने व्हाइट हाउस में बुलाया। और मुझे लगता है ऐसे ही पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो इलेक्शन के टाइम में आपका रवैया अलग होता है। क्या आगे हैं मेयर ऑफ न्यूयॉर्क, तो ये जरूरी है कि प्रेसिडेंट भी ये उसको सब सपोर्ट करें, फाइनेंसिस दें, और यकीन करें आने वाले टाइम में न्यूयॉर्क उससे भी बेहतरीन सिटी बने, क्योंकि न्यूयॉर्क जो उसको बोला जाता है हार्ट ऑफ अमेरिका, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़ी सिटी है। तो इसलिए मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है, और इट इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। जी, मैं जान लेते इस बात आपने हमारे लिए समय निकाला और मत का मतलब साझा करें, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।